बिहार का रहने वाला हूँ। बचपन से ही जो भी बिहार का होगा निश्चित ही बिहार के बारे में तो सोचता ही होगा। मैं भी सोचता था। बहुत छोटा था जब हिस्ट्री के बुक्स पढ़ने लगा, जब फ़ोटोज़ देखता, चीज़ों को देखता, तो कहीं ना कहीं दिमाग चला जाता बहुत दूर, बहुत अतीत में कि बिहार कैसा था। आसपास चीज़ों को देखता, समझने की कोशिश कर रहा था, कैसे समझूं क्या थे हम, क्या हैं हम, क्या होंगे हम। बहुत बचपन की बात है। उस समय पिताजी बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में पोस्टेड थे। सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता था मैं, जिसमें पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से बच्चे आए थे। उनके पिताजी भी रिफाइनरी में काम किया करते थे। उनसे इंटरेक्शन होता। स्कूल में बड़ी मेहनत का वातावरण था, लोग पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ते थे, एग्ज़ाम्स होते थे। इसी बीच में जब गांव जाता तो गांव में गांव के बच्चों को देखता, उनसे जब बातचीत होती तो एक बड़ा ही अलग पिक्चर दिखता। लोग पढ़ते तो हैं लेकिन लगे हुए हैं जो कुछ बड़े हो गए कि परीक्षा पास कैसे की जाए, और परीक्षा पास करने में अलग अलग युक्ति। किसी के बारे में सुनता कि भाई उनकी जगह परीक्षा कोई और लिखेंगे, किसी के बारे में सुनता कि पेपर लीक कराने में लगे हैं। ये सब देखकर बच्चा छोटा था, बढ़ रहा था। एकाएक एक दिन योजना बनी नालंदा यूनिवर्सिटी का पिकनिक का। पूरी रिफाइनरी से लोग गए, मैं भी गया। जब गया तो जब मैंने अवशेषों को देखा तो बड़े विशाल अवशेष दिखे। घूमता रहा। उसी बीच में गाइड ने बताया कि कभी पूरे विश्व से लोग पढ़ने यहाँ पर आते थे, और जब उस जगह को मैं तब देख रहा था कि पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, और उसकी तुलना में करता उन बच्चों से जो उसके बहुत दूर नहीं रहते थे लेकिन कहाँ भटके हुए थे। मन में तभी एक प्रश्न उठा, कहाँ थे हम, क्या हो गए हम। कुछ समय बाद पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई। भोपाल जब पहुंचा तो आसपास के जो बच्चे थे बिहार के बाहर के थे और बिहारी बोलने लगे। तो शुरू में तो भाई प्राकृतिक लगेगा, बिहार के हैं तो बिहारी ही बोलेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब लगने लगा कि बिहारी बोलने की मंशा उनकी कुछ और है तो बहुत दर्द हुआ, बड़ी पीड़ा हुई कि भाई क्या थे हम। वो भी तब कुछ समय घूमने गए सांची गए तो पता चला कि भाई यहीं तो विदिशा में उस समय सम्राट अशोक को भेजा गया था गवर्नर बना के पाटलिपुत्र से। यहाँ तक प्रभाव था, तो वहाँ के लोग आज बिहार पे हंसते हैं। बड़ी चिंता हुई, चिंता बढ़ती रही, लेकिन मैंने सोचा भाई हार तो नहीं मानेंगे। जो बच्चे आज चिढ़ा रहे हैं बिहारी बोलकर, उनको सिद्ध करना होगा बिहारी में शक्ति कितनी है। खूब मन से पढ़े और क्लास के टॉपर में शामिल हुए। जिन बच्चों को ने पहले कभी उपहास बनाया होगा उनको भी समझ में आ गया कि बिहारी के अंदर शक्ति क्या है। भावना बनी रही, मेहनत करते रहे। बाद में लगा कि सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ें तो आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी। आईआईटी कानपुर के जाने से पहले जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ तो बड़ी मेहनत की थी और पूरी उम्मीद थी कि बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन परीक्षा के तुरंत बाद पता चला कि पेपर लीक हो गए। उस समय दिल्ली में पोस्टेड पिताजी थे, मैं भी दिल्ली में था, और अचानक जब ये लीक की खबर मिली और पता चला कि उसका केंद्र बिहार था तो पीड़ा और बढ़ती चली गई। बचपन की एक असहनीय पीड़ा देखकर क्या थे, क्या हो गए, क्या करना चाहिए। तो खैर उस समय बहुत लग के तैयारी हुई, दोबारा परीक्षा हुई, सफल हुए, आईआईटी कानपुर पहुँचे। जब आईआईटी पहुँचा तो जब वहाँ लाइब्रेरी में बैठता तो लगता कि आधुनिक भारत का मंदिर वही है, ज्ञान का भंडार है, अनेक ज्ञानी आते हैं। उस समय जो उपनिषदों को पढ़ता और देखता किस प्रकार पूरे भारत से चलकर विद्वान आते थे, मिथिला की ओर जाते थे, किस प्रकार ज्ञान की बातें होती थीं। वेद लिखे गए पश्चिमोत्तर भारत में, जिसमें मुख्य रूप से आज का पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान का क्षेत्र, सुवस्तु घाटी, स्वात वैली इत्यादि है। लेकिन वेदांत कहाँ लिखा गया? वेदांत की भूमि मिथिला थी। मिथिला यानी उत्तर बिहार और दक्षिणी नेपाल का क्षेत्र। किस प्रकार के हमारे पूर्वज रहे होंगे जिनकी सोच केवल भौतिकवादी चीज़ों पर नहीं थी। वे केवल इससे संतुष्ट नहीं थे कि ज्ञान केवल भौतिक रूप का हो, भौतिक विकास हो। आध्यात्मिक तत्व के गूढ़ रहस्य तक जाना चाहते थे। पति पत्नी का संवाद, आप स्मरण करेंगे किस प्रकार से याज्ञवल्क्य का संवाद होता है मैत्रेयी से, किस प्रकार की बातों पर होता है। पूरे भारत के विद्वान जब जुटे, किस प्रकार याज्ञवल्क्य ने उन्हें पराजित किया, लेकिन मन में जरा भी अहंकार नहीं था।
जब उनसे कहा गया कि देखो भाई 100 सहस्त्र गायें हैं जिनके सिंहों पर स्वर्ण मढ़ा है, कौन ले जाना चाहता है, जब सभा में सन्नाटा छा गया, याज्ञवल्क्य खड़े हुए, अपने शिष्य से कहा, सौमिश्रवा गायें हाँक ले चलो। जब विद्वानों ने आपत्ति की तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो गायों की आवश्यकता थी, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, जिसको आपत्ति हो विवाद कर सकते हैं। अहंकार नहीं था, लेकिन ज्ञान का स्तर देखिए, सभी पराजित हुए। उसमें हमारा परिचय होता है विदुषी गार्गी वाचकनवी से, जो बिहार, प्राचीन बिहार की किस प्रकार की महिलाएं हमारी थीं, उनका विद्वता क्या थी, उसका दर्शन हमें वहाँ से मिलता है। जब ऐसी परंपरा जहाँ रही होगी, निश्चित आगे अभिवृद्धि होगी ही, और हुआ ही। आगे अब देखिए कितने दर्शन ने कैसे विकास किया। बौद्ध धर्म का दर्शन आया, जैन धर्म का दर्शन आया, अनेक तत्व सिद्धांत हमने देखे, सभी को प्रतिपादित होते देखा, सभी पर विवाद होते देखा। तभी तो बाद में जाकर विश्वविद्यालय स्थापित हुए, ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ ठंडे रास्तों से, हिमालय से चढ़कर लोग पैदल आते थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर। उन यात्रियों की जीवनी आप पढ़ेंगे, उनकी विवरणी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे किस प्रकार जो ह्वेनसांग आया था प्रयाग के समीप, जान जाते जाते बची। धर्म स्वामी जब आए, तिब्बत से चलकर आए, किस प्रकार तुर्कों के द्वारा हमले में बचे, जान जोखिम में डालकर भारत की ओर आने को तैयार थे। और भारत का वह क्षेत्र बिहार था जो आकर्षित करता था विद्वानों को, क्योंकि ज्ञान की भूमि थी। प्राचीन काल से, वेदांत से, आदि शंकराचार्य भी जब चले, जब उन्हें विद्वान की तलाश हुई, उन्हें उनके गुरु ने बताया, और उसके बाद जब चलनी शुरू हुई तो उनकी तलाश जाकर मंडन मिश्र के घर पर महिषी ग्राम में खत्म हुई। ऐसी भूमि बहुत पुरानी बात नहीं है। 1000 वर्ष पूर्व भी पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान किया था, और सोना दान करके इस प्रकार से व्यवस्था की थी कि वहाँ से एक मंडली जाएगी विद्वानों की, और विक्रमशिला से किसी आचार्य को आमंत्रित करेगी। 3 वर्ष लगे, तब जाकर आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान तिब्बत गए, और उसके बाद तिब्बत की कहानी बदल गई। वज्रयान नाम से बौद्ध धर्म जो प्रचलित हुआ, आज भी हर तिब्बती उसको मानता है। उसका प्रभाव तिब्बत के अलावा सिक्किम, नेपाल, भारत में रहने वाले तिब्बती आप साक्षात देख सकते हैं उस बीज को, जिसे विक्रमशिला ने कभी बोया था। नालंदा के बीज कोरिया में दिखते हैं, चीन में दिखते हैं, जापान में दिखते हैं। ऐसे तो हम थे, श्रीलंका में दिखते हैं, थाईलैंड में दिखते हैं। बात ज्ञान की हुई। शौर्य की बात कर लीजिए, क्या थे हम? आज हम चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। यदि चिंतन करें तो हम पाएंगे, इतिहास में तो हम जानते हैं किस प्रकार मौर्य साम्राज्य बना, किस प्रकार जिस समय न सूचना तंत्र इतनी विकसित थी, न प्रौद्योगिकी विकसित थी, न मार्ग थे, न संचार के साधन थे, लेकिन अखंड भारत का साम्राज्य रचने की क्षमता हमारे पूर्वजों की थी, और उन्होंने रचा। जहाँ 100 लोग भी मिले तो आपस में समन्वय नहीं बनता। इतने बड़े विशाल भूखंड में सभी राजाओं को, गणतंत्रों को, गणमुखों को मिलाकर एक अखंड भारत की परिकल्पना करना आसान नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वज वो कर सके। आप सोच सकते हैं क्या ऊर्जा रही होगी, क्या सोच रही होगी। और इसके पीछे यदि हम जाते हैं तो कारण क्या था? क्या हम छोटे छोटे वादों में ग्रसित थे? क्या हम आज की तरह जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद इत्यादि में संलग्न थे? कल्पना कीजिए उस समय की, जब पूरे भारत में वर्ण व्यवस्था बड़ी कठोर रूप में मानी जाती थी। माना जाता था कि जो राजा होगा केवल क्षत्रिय वर्ग का ही होगा। यदि अन्य कोई कल्पना करता तो निश्चित है उस पर आपत्ति होती, विवाद होता है। लेकिन मगध साम्राज्य की कल्पना कीजिए, नंदवंश की कल्पना कीजिए। जब नंदवंश महापद्मनंद सत्ता में सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो क्या विवाद नहीं हुआ होगा? निश्चित हुआ होगा, लेकिन स्वीकृति क्या सभी वर्गों ने उसे नहीं दी? जो सक्षम थे शासक बने, सभी वर्गों की स्वीकृति मिली, ये हमारी सोच थी उस समय, जब पूरे भारत में ऐसी सोच विकसित नहीं हुई थी। और तभी सक्षम जब हुए, मगध का विस्तार हुआ, धीरे धीरे वो क्षमता बनी कि जब यूनान से चलकर अलक्षेंद्र सभी यवन सैनिकों को लेकर आया, तो उस आक्रांता को भी मगध की जब सेना का अनुमान लगा, पूरी सेना में खलबली मच गई। और महान अलक्षेंद्र जो पूरे विश्व को विजय करने की कल्पना लेकर चले थे, उन्हें भी लौटना पड़ा। उनके सैनिक, उन्हें जब सुना कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। जब ऐसी कल्पना पूरी सेना में दौड़ने लगी, रोंगटे खड़े हो गए। 3 दिवस तक अलक्षेंद्र शिविर में रहे, कोशिश करते रहे कि सेना मान जाए, परंतु सैनिक नहीं माने। उन्हें वापस जाना पड़ा, और वापसी के क्रम में उनकी मृत्यु भी हो गई। यूनान तक वापस नहीं पहुंच सके। ये हमारा शौर्य था, ऐतिहासिक
से इतिहास सिद्ध करता है। गुप्त वंश को भी आप जानते हैं। उससे लेकिन बहुत पहले महाभारत की जब कल्पना करते हैं, पढ़ते हैं, तो जरासंध का स्मरण करते हैं, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध के भय के कारण उन्हें अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। जब कंस का वध हुआ तो ऐसी एक कथा महाभारत में वर्णित है कि जरासंध को बड़ा क्रोध आया, उनके संबंधी थे, और उन्हें गदा जब घुमाकर फेंकी तो मथुरा के समीप गिरा। क्या प्रभाव रहा होगा? यह तो कहानी एक कवि के मन की है कि गदा घुमा और गिर गया मथुरा के समीप, परंतु यदि आप उसका प्रभाव देखिए तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। जब महाभारत में जरासंध वध का हम आख्यान पढ़ते हैं, किस प्रकार हुआ था? क्या सीधे युद्ध में लोग जरासंध को पराजित कर सके? बड़ी रोचक कहानी है। यदि आप कल्पना करें हस्तिनापुर से किसी को राजगृह जाना हो, कैसे जाएंगे? निश्चित सीधे मार्ग से जाएंगे। हस्तिनापुर से चलेंगे, चलते चलते प्रयाग पहुंचेंगे, काशी पार करेंगे, गंगा किनारे वाले मार्ग से पाटलिपुत्र पहुंचेंगे, फिर राजगृह की ओर जाएंगे। यही तो मार्ग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जब चले तो इस मार्ग से नहीं चले। उत्तर कुरु से नेपाल में प्रविष्ट हुए, वनों के माध्यम से, जंगलों में, और जंगलों से होते हुए सदानीरा, गंडक, नारायणी, उस तट पे बिहार के अंदर प्रविष्ट हुए, और वहाँ से गंडक किनारे चलते चलते सोनपुर के पास आकर उन लोगों ने गंगा पार की। पार करके जब गुरथगिरी, जिसे आज का बराबर पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ पर चढ़कर उन लोगों ने राजगृह की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस नगर को सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं है, कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। और जब राजगृह पहुंचे तब उनके मन में मल्ल युद्ध के आमंत्रण का विचार आया। उसके बाद क्या हुआ सभी लोग जानते हैं, लेकिन समझिए प्रभाव क्या था। यदि सीधे मार्ग से आते तो निश्चित जो राजा थे वहां तक जरासंध का प्रभाव तो आ नहीं सकते थे। इसलिए उन लोगों ने क्षत्रियों का वेश धारण नहीं किया, साधुओं के वेश में आए, उसी वेश में उन लोगों ने मल्ल युद्ध का आमंत्रण दिया। ये तो हमारा शौर्य था, उद्यमिता की भावना। नगरों की बात कर लीजिए, कैसे नगर थे प्राचीन बिहार में। मेगास्थनीज जब आता है तो पाटलिपुत्र को 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय के विश्व के सर्व प्रमुख नगरों में बताता है। सबसे अनोखी बात, वियतनाम की बात कर लीजिए। 1000 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया। चंपा कहाँ थी? भागलपुर। वहीं आज भी चंपा नगर है। अवशेष पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। लेकिन इस प्राचीन चंपा ने कभी प्रेरित किया था वियतनाम के लोगों को। जब व्यवसायी वहाँ से आते, यहाँ की सभ्यता को देखते, संस्कृति को देखते, इतने प्रेरित हुए, अपने देश का नाम उन लोगों ने चंपा रख दिया। भाई उन्हीं के तो वंशज हैं। किसके वंशज हैं हम? जिनके पूर्वज इतने यशस्वी थे, अखंड भारत का साम्राज्य निर्मित कर सकते थे, ऐसा शौर्य था, ज्ञान ऐसी कि विश्वविद्यालय स्थापित हो गए, पूरे विश्व से लोग आते थे। आज जब हम देखते हैं बच्चों को पेपर लीक के पीछे पड़ते हुए, शॉर्टकट्स खोजते हुए, IIT से पढ़ के डबल डिग्री लेके प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार सरकारी नौकरी लग जाए, तो कहाँ गई उद्यमिता जिसने कभी चंपा जैसे प्रेरणा केंद्र को स्थापित किया था? मन कचोटता है। मन कहता है कि भाई लोग वही हैं, DNA तो वही होगा ना, गुण वही होंगे, लेकिन ऊर्जा भी वही होनी चाहिए। लेकिन ऊर्जा हम लगा कहाँ रहे हैं? जब आसपास देखता हूँ तो देखता हूँ लोग संघर्षों में उलझे हैं, सहयोग की भावना है ही नहीं। कोई जातिवाद के नाम पर संघर्ष में लगा है, कोई संप्रदाय को पकड़ के चल रहा है, कोई किसी अन्य चीज को लेकर चल रहा है, कहीं भी सहयोग नहीं दिखता है। अब एक साधारण रथ यदि 4 पशु मिलकर उसको खींचते हो और आपस के पशुओं में समन्वय नहीं हो तो रथ चलेगा क्या? पूरे समाज की अगर आप बात कर लीजिए, अगर विकास की कल्पना आपके मन में है तो भाई अगर हम सहयोग नहीं करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे मन में प्रेरणा जगी कि भाई जो निराशावादी है उनसे दूर रहना है, उनसे बात भी नहीं करनी है, लेकिन जिनके मन में अभी भी आशा जागृत है उनको मिलाकर एक समूह निर्मित करना होगा जो दूसरों को प्रेरित करे, बताए कि तुम क्या थे, क्या बनने की क्षमता तुम में आज भी है। और यदि निराश होते हो तो निराश मत हो, चिंता मत करो, चिंतन करो, मार्ग प्रशस्त होगा। स्वयं उदाहरण बनो, किसने तुम्हें रोक रखा है? उदाहरण बनकर प्रस्तुत हो और बताओ कि समाधान क्या है। समाधान लघुवादों में ग्रसित होना नहीं है, ऊपर सोचना होगा, कुछ बड़ा सोचना होगा, और इतना बड़ा सोचना होगा कि हम अपने पूर्वजों को उनके वास्तविक वाहक बनकर लोगों को दिखें। और जब ऐसा हम दिखने लगेंगे तो बिहार तो क्या, पूरे राष्ट्र तो क्या, विश्व का भविष्य बदलने की क्षमता हम रखते हैं। हमने पूर्व में भी किया है, और निश्चित ही जब पूर्व में ऐसे बीज बोए गए तो वृक्ष का रूप तो और बड़ा होना चाहिए। आइए मिलकर सोचते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। युवाओं से जब बात करते हैं, निराशा देखते हैं
उन्हें बताना होगा, निराश मत हो, अपने आप को पहचानो। स्वयं की क्षमता जब जानोगे तुम पाओगे कि पूरी सृष्टि की असीम शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित है। लेकिन यदि तुम निराश होते हो, कहीं ना कहीं तुमने अपने आप पर पट्टी बांध रखी है। यह कहने से, सोचने से कि अंधकार दूर होगा, कभी दूर नहीं होगा। एक छोटी सी प्रकाश की किरण, एक छोटी सी माचिस की तीली जब जलती है तो चीज़ें दर्शित होने लगती हैं। वैसा प्रयास करना होगा। उदाहरण बनो, प्रेरणा स्रोत बनो, दूसरों को प्रेरित करो। आओ मिलकर हम बिहार को प्रेरित करते हैं, एक नए भविष्य का निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं। उन पूर्वजों से प्रेरित जिन्होंने कभी सिद्ध किया था कि हम क्या थे, उसको स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी नाम से एक समूह बनाने का जो प्रयास मेरे मन में परिकल्पना जगी, तो लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार के नाम से मैंने आह्वान किया युवाओं से विशेष रूप से जुड़ने के लिए। युवा शक्ति में अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है जो भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। तो मेरा आह्वान यही है, आइए मिलते हैं, लघुवादों से दूर हटते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता त्यागते हैं और मिलकर अपने ही लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने जीवन काल में कुछ करते हैं। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार।